चलिए, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू टुडेज क्लास। बताइए बेटा, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? फटाफट बताइए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट बताएंगे। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ही सवाल देखेंगे सबसे पहले। द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमें स्टडी करना है। देखिए ध्यान से। दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, अब कैसे पूछा जा चुका है अपन से, कैसे, क्या रीजन था, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये सवाल है। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन सवाल। ये एक टर्मिनल मेरे पास, ये एक टर्मिनल मेरे पास, दिस इज आर रेजिस्टेंस आर, दिस इज आल्सो आर, दिस इज आल्सो आर एंड दिस इज आल्सो आर। ये सारे आर रेजिस्टेंसेस प्रोवाइड है मेरे पास। अब हमें यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा पैरेलल है, कौन सा सीरीज है। देखिए, सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखो। इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि हमें समझ में आनी चाहिए। अगर वो चीज हमें समझ में आ गई, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या, वो पर्टिकुलर थिंग जो मैं यहाँ पर कह रही हूँ क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस आर है, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आल्सो आर, दिस इज आल्सो आर, एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दिस इज, ये पूरा खाली है, ये वाली ब्रांच, और इस ब्रांच में आर है। ठीक है, देखिए, अगर सिमेट्री के हिसाब से देखो, अगर मैं इसको सिमेट्री के हिसाब से देखूं, तो सिमेट्री मुझे दिख रही है इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं इक्वली रेजिस्टेंसेस को डिवाइड नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस को इक्वली डिवाइड नहीं कर सकता, उसका एक रीजन है। उसका एक रीजन क्या है कि अगर मैंने इक्वली रेजिस्टेंसेस को डिवाइड कर दिया, दैट मींस मैंने मान लिया कि दोनों तरफ रेजिस्टेंसेस बराबर होंगे। यहाँ पर देखो आर और आर, यहाँ पर 3 है, तो दोनों तरफ बराबर तो नहीं दिख रहे। इसका मतलब मैं इसको ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसको सर्किट के हिसाब से सिमेट्रिक नहीं कह सकता। ठीक है, सर्किट के हिसाब से इसे सिमेट्रिक मैं नहीं कह सकता हूँ। और इसी चीज को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी चीज को यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई मैं इसे सर्किट के हिसाब से सिमेट्रिक नहीं कह सकता, ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक कह सकता हूँ। ठीक है, अब सॉल्व करते जाओ, एक एक टर्मिनल से एक एक चीज को सॉल्व करते जाओ। देखो, मैं यहाँ पर इसको हटा सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली इस रेजिस्टेंस को मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। सही है, और यहाँ से मेरे पास एक टर्मिनल है। सो ये दोनों मुझे किस में दिखते हैं? पैरेलल में दिख जाते हैं। फिर इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास आर और आर, ये r/2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया पैरेलल के अंदर, डायरेक्टली वी कैन गेट दिस इज a, ये आ गया r/2। अब देखो, ये r/2 और ये r किसमें है? सीरीज में। ठीक है, अब इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करेंगे, मैंने कहा 3r/2, सो दिस बिकम्स 3r/2। ये लो सॉल्व करो, ये यहाँ पर इसके पैरेलल में ऐसे आ गया, क्या आ गया? 3r/2। ठीक है, किसके साथ? इस r के साथ। अब इस r और 3r/2 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे। सो इस r और 3r/2 को पैरेलल में सॉल्व करो। पैरेलल में सॉल्व करोगे तो मेरे पास आएगा यहाँ पर सॉल्यूशन फाइनल, r into 3r/2 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 5r/2। सो ये कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r, ये बन जाएगा 3r/5। सो दिस इज 3r/5। अब ये 3r/5 इस r से क्या हो जाएगा? सीरीज में,
सीरीज में हो गया तो ये तो इनको ऐड कर दो, 3r/5 प्लस r, दिस बिकम्स 8r/5 और 8r/5 और फाइनल ये किसमें आ जाएगा, पैरेलल में, एंड हम इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। ना उसी अप्रोच देखो, हमने पहले सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन भी किए थे, सिमेट्रिक क्वेश्चंस के अंदर हमने सिमेट्री कब लगाई, कब बीच में कट करा, ब्रांचेस को कब कट किया, जब दोनों तरफ रेजिस्टेंसेस बराबर थे, इस तरफ जो रेजिस्टेंस था उसी तरफ वो रेजिस्टेंस हमने कट कर दी, ब्रांचेस जो सिमेट्री के अकॉर्ड सारी थी, और आधा आधा रेजिस्टेंस बांट दी। लेकिन यहाँ पर हमने वो नहीं किया, यहाँ पर हमने ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि जब एक्सेस ऑफ सिमेट्री चेक की तो उस एक्सेस के उस तरफ कुछ अलग रेजिस्टेंसेस हैं, इस तरफ अलग रेजिस्टेंसेस हैं, डायग्राम देखने में तो सिमिलर दिखता है, सिमेट्रिक दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इस क्वेश्चन के अंदर। बताओ ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं, फटाफट फास्ट। ठीक है, सो दीज आर दी क्वेश्चंस फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक देखने वाले हैं इसके नेक्स्ट। ठीक है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। अब एक चीज और, मैं आपको नई टॉपिक से बढ़ने से पहले, कितने लोग चाहते हैं कि अभी तक जो कुछ हो चुका है, कितने लोग चाहते हैं कि अभी तक सर जो कुछ हो चुका है उससे पहले तो एक प्रैक्टिस टेस्ट दे दो, पहले तो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दो फिर एक टेस्ट ले लो? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चंस कितने लोग चाहते हैं अभी तक जो कुछ हो चुका है उसका? प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए, एक बार आप घर पे भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलिए तो आज ही करते हैं, आज ही इसको भेजेंगे, आज ही ग्रुप के अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नोट्स भी भेज दूंगा, साथ ही साथ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी भेजूंगा। तो दोनों चीजों को आज आप देखना। ठीक है, दोनों को ढंग से देखना, आपको प्रैक्टिस करनी है, जो डाउट है मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, वो दिक्कत है नहीं। अब चलते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं इसके अंदर। सीरीज पैरेलल आप लोग सब जानते हो, मैंने यहाँ पर काफी सारे टाइप्स के लिए। अब जब शीट आएगी तो शीट के अंदर देखना कि और भी अलग टाइप्स के होंगे, उसको हम क्लास में जब डिस्कस करेंगे, कुछ एक डाउट्स होंगे तो सबको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर विल बी बैटरी। इस चैप्टर में अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ए बैटरी। अब वर्किंग बैटरी की पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, बैटरी की वर्किंग पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्किंग हमारे कोर्स में नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमें बैटरी की वर्किंग पढ़ने को बिल्कुल नहीं कहता। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो हमें इसके अंदर से दो चीजें जो निकल के आती है बैटरी के अंदर, एक तो आता है पोटेंशियल और दूसरा आता है बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस, उसके बारे में समझने को कहता है। उसके लिए हम क्या वर्किंग पढ़ लेते हैं, लेकिन वर्किंग को सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, उसको याद मत रखना कि सर ये रिएक्शन ऐसी थोड़ी ना होती है, आपने बैलेंस नहीं किया। मुझे नहीं आती केमिस्ट्री। ठीक है, हम तो सिर्फ यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बैटरी के अंदर क्या हो रहा होगा जिसकी वजह से पोटेंशियल मिल रहा है। ठीक है, आप ये मत बोलना है सर ये तो इक्वेशन गलत है, हो सकती है गलत हो। ठीक है, अगली जो इक्वेशन बनाने वाला हूँ हो सकता है वो इक्वेशन गलत हो। ठीक है, बट आपको उसकी भावनाओं को समझना है। समझ में आ रही बात? वर्किंग इज नॉट इन आवर कोर्स। हमें जो रिएक्शन है वो हमारे कोर्स में नहीं है, बट उस रिएक्शन का जो आउटकम है वो हमारे कोर्स में। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे बैटरी होती क्या है। तो बैटरी इज दिस इज द बैटरी, ये ऐसे यस, ये है मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ये है मेरे पास इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड बोल दो। ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो ये जिंक इलेक्ट्रोड बोल दो। तो दिस इज द जिंक इलेक्ट्रोड, this is the copper electrode, this is the electrolytic solution. For example it is H2SO4, मान लेते हैं कि क्या है H2SO4 है, और इन इलेक्ट्रोड से
मैंने क्या किया, इन इलेक्ट्रोड से अपनी वायर को कनेक्ट किया, ये अपनी वायर को कनेक्ट किया, आगे रेजिस्टेंस लगाया, एमीटर लगाया और ये सर्किट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एमीटर लगा रखा है, रेजिस्टेंस लगा रखा है और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। दिस इज द बैटरी, ये है मेरे पास बैटरी। ठीक है, अब बैटरी के अंदर ऐसा क्या काम हो रहा है, बैटरी के अंदर ऐसा क्या काम हो रहा है कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके वहां चला गया, ऐसा क्या है, व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ स्टडीइंग दिस बैटरी, आज अपन उसकी बात करेंगे। देखिए, बैटरी के अंदर एक सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन चल रही होती है, जिसके बारे में स्टडी आपने 9th 10th 11th क्लास में कभी ना कभी तो कर ही रखी होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके अंदर भी करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा हमेशा, 12th में ही पार्ट होता है। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन का बेसिक रिएक्शन अगर देखा जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन का बेसिक रिएक्शन अगर देखा जाए तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए ध्यान से देखिए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन बता सकता है मुझे, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस यश बताओ, यश सिंह, बेटा अनम्यूट कर लो। नहीं कर सकते क्या अपने आप को अनम्यूट, रुको अब करो, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स का जो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉरी ठीक है, रिएक्टेंट्स का जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो जब प्रोडक्ट बनते हैं तो उसके अंदर अपने अपने कंपोनेंट डिस्प्लेस कर लेते हैं, डिस्प्लेस कर लेते हैं। उसका रीजन क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या रीजन रहता है। फिर रिएक्टिविटी का रीजन रहता है कि जिसकी रिएक्टिविटी Reactive- ज्यादा होती है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। See, in displacement reaction, what is happening? More reactive element, more reactive element displaces less reactive, displaces less reactive। भाई जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ कौन दिखा, ZH2SO4, H2SO4, यहाँ कौन दिख रहा है, जिंक, Zn। सो जिंक, जिंक और H2SO4 ज्यादा रिएक्टिव कौन, ऑब्वियसली जिंक। ठीक है, हाइड्रोजन और जिंक में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। तो ये जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बना देगा ZnSO4। यहां बन जाएंगे दो H+ आयंस। जिंक को ये रिएक्शन शो करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन खुद छोड़ने पड़े, जिंक को ये रिएक्शन करने के लिए खुद दो इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे और Zn+2 बनाना पड़ेगा। मतलब यहां से जिंक ने क्या किया, यहां से जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, खुद बन गया Zn+2। वो Zn+2 जाके H2SO4 से रिएक्ट करके ये बना देता है, ये लो Zn+2 इससे रिएक्ट करके ये बना रहा है। यहां से क्या निकल रहा है, दो H+ आयंस, दो H+ आयंस। ये H+ आयंस एक्चुअली जिंक रॉड के पास ही रह जाएंगे क्योंकि यहीं पे रिएक्शन चल रही थी। ठीक है, ये जिंक रॉड के पास रह गए क्योंकि यहीं पे रिएक्शन चल रही थी। तो ये लो H+ आयंस को यहीं छोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इलेक्ट्रॉन पूरी वायर में घूमते 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 वापस आए। इलेक्ट्रॉन पूरी वायर में घूमता हुआ वापस आया। वापस आया कहां पहुंचा, इस दूसरे टर्मिनल के पास। दूसरे टर्मिनल के पास, कॉपर के पास पहुंच के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को एंटर करता है। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को एंटर करेगा तो भी इलेक्ट्रॉन को ये H+ आयंस नहीं मिले, तो भी इलेक्ट्रॉन को ये H+ आयंस नहीं मिले। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक चल के आना पड़ेगा और H+ आयन से मिलना पड़ेगा, उससे कंबाइन करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा और हाइड्रोजन गैस बनानी पड़ेगी। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, यहां पर रिएक्शन चली, हमें रिएक्शन से कोई मतलब नहीं, उससे दो इलेक्ट्रॉन बने, वो दो इलेक्ट्रॉन घूमते 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 कॉपर से एंटर करें, एंटर करके इतना बड़ा रास्ता ट्रैवल करके दूसरे टर्मिनल तक पहुंचे। इलेक्ट्रॉन जब बैटरी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को एंटर कर जाता है और फिर जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है
उस डिस्टेंस के बीच में क्या उससे खूब सारे पार्टिकल देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक वाले मिलेंगे क्या? जब ये चल रहा होगा तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स, जब खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स आए और बीच में खूब सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे दूसरे पार्टिकल से टकरा टकरा के आगे जाएंगे। टकरा टकरा के जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस डेवलप होगा। ठीक है, दैट मीन्स इस संसार में चाहे कोई भी बैटरी उठा लो, इस संसार में चाहे कोई भी बैटरी उठा लो, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ऐसे मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन घूम के वापस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को एंटर करेगा तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर भी ट्रैवल करेगा। इस अंदर ट्रैवल करने की वजह से यहाँ पर वो दूसरे एलिमेंट से, दूसरे एटम से कोलाइड करता है, और उस कोलिजन की वजह से यहाँ पर बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? रेजिस्टेंस। एंड resistance provided by the battery is known as internal resistance. तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा resistance provided by battery is known as internal resistance. बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किया गया रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। दोबारा सुनो क्या हुआ, यहाँ पर Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन घूमते 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 यहाँ पहुंचे, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को वापस एंटर किया। जैसे ही इन्होंने वापस एंटर किया तो इतना बड़ा रास्ता चलना पड़ा। इतना बड़ा रास्ता अगर ये चलेंगे तो बीच रास्ते में कोलिजन्स करेंगे, और उस कोलिजन्स की वजह से यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। एंड उसी रेजिस्टेंस को जो बैटरी प्रोवाइड करती है उसको कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। हाउ, व्हाई द बैटरी शोज रेजिस्टेंस? क्यों बैटरी शो करती है रेजिस्टेंस? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन जब वापस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का एंटर करता है, इट ट्रैवल्स सम डिस्टेंस एंड इन दैट डिस्टेंस इट कोलाइड्स। जब वो कोलाइड करेगा तो इट विल शो सम, द बैटरी विल शो सम रेजिस्टेंस। पहली चीज। दूसरी चीज हमसे पूछ ली जाती है कि सर यहाँ पर धीरे 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 देखो सारा का सारा जिंक तो ZnSO4 बना रहा है, ठीक है, और बदले में मेरे को हाइड्रोजन गैस मिल रही है, बदले में जिंक H2 को रिप्लेस कर रहा है, और ये H2 अल्टीमेटली क्या बना रही है? बैटरी के अंदर हाइड्रोजन गैस बना रही है। अल्टीमेटली मेरा हो सकता है ना कि सारा H2SO4 ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाए, तो सर तब क्या होगा? तब बेसिकली क्या हो रहा है कि जब सारा H2SO4 ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मींस आपका जो रिएक्टेंट्स था वो खत्म हो गया। रिएक्टेंट खत्म हो गया तो अब आपकी और रिएक्शन नहीं हो सकती। अब जब आपकी और रिएक्शन नहीं हो सकती तो और इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। देखो और इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, अगर और इलेक्ट्रॉन नहीं मिले तो करंट देना भी इसने बंद कर दिया। उस टाइम पे आपकी बैटरी हो गई डिस्चार्ज्ड। अब चार्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चार्ज करने के लिए आपको वापस ZnSO4 से ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप इस रिएक्शन को उल्टा चलाने लगोगे। उल्टा कैसे चलाते हो? इससे भी ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करके। इसके अंदर करंट की डायरेक्शन देखो, अगर ऐसे है, आप इसकी करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दो, रिएक्शन ऑपोजिट चलने लग जाती है, और जब रिएक्शन ऑपोजिट चलने लग जाएगी उसी को हम चार्जिंग कहते हैं। When reactions move in the opposite direction inside a cell, that process is known as charging. तो 3 बातें करी हैं मैंने यहाँ पर। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर क्या की कि पहले आप देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स, कंस्ट्रक्शन देखा, ठीक है। यहाँ पर Zn+2 बनाई, ये सब बना। इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम के जब वापस आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को एंटर करता है, तो एंटर करते ही जो रेजिस्टेंस उसे मिलता है उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, डिनोटेड बाय स्मॉल r। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड किया? बैटरी प्रोवाइड की, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि यार कुछ टाइम बाद तो सारे रिएक्टेंट्स खत्म हो जाएंगे, ये बन जाएगा, सही बात है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? जब कुछ टाइम बाद सारे रिएक्टेंट्स खत्म हो जाते हैं, आपके फोन में भी बैटरी होती है, आपके लैपटॉप्स में भी बैटरी होती है, तो ये सब बैटरीज को चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं? और बड़ा पोटेंशियल लगाते हैं, दीवार से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और बड़ा पोटेंशियल लगाते हैं, और क्या करवा रहे हैं? अंदर रिएक्शन को ऑपोजिट डायरेक्शन में चलवा रहे हैं। रिएक्शन को ऑपोजिट डायरेक्शन में चलवाएंगे तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट मिल जाएंगे, और फिर से आपका
ये प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द वर्किंग ऑफ बैटरी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, इनकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे बताइए, क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, फास्ट रेज योर हैंड्स। बेटा, वर्किंग ऑफ बैटरी को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। दो तीन चीजें जो बता रहा हूं वो याद होनी चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस याद होना चाहिए, उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस तो चलो भाई समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद हमें पता होना चाहिए बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल और पोटेंशियल के बारे में, चार्जिंग के बारे में, चार्जिंग कैसे करवाई जाती है। तो ये पोटेंशियल वगैरह की बात अब करेंगे अपन आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस is dependent upon what factors। ये इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ लिखता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल resistance। factors affecting internal resistance। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? सबसे पहला फैक्टर होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ, इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन। जितना ज्यादा सेपरेशन होगा, मान लो बहुत दूर दूर हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रास्ता चलना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रास्ता ट्रेवल करके जाएगा तो ज्यादा कोलिजन्स करेगा। That means if the electrons move in larger separation, a larger distance, then the electrons they collide a lot। अगर ये ज्यादा कोलाइड करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। So we can say that number one, the separation between electrodes। ठीक है, अगर सेपरेशन बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, अगर सेपरेशन बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। ये याद रखना है। ठीक है, जितना बड़ा रेजिस्टेंस, जितना बड़ा सेपरेशन, उतना बड़ा रेजिस्टेंस। सेकंड आता है एरिया ऑफ सबमर्जेंस। नंबर टू इज एरिया ऑफ submergence of electrodes। देखो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को देखो तो ये इतना देखो सबमर्ज है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये इतना सबमर्ज है। ये अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोड मैंने बनाया ये, एक इलेक्ट्रोड मैंने बनाया ये। देखिए दोनों के एरियाज देखिए, सबमर्जेंस एरिया देखो। एक में सबमर्जेंस ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, एक में सबमर्जेंस कम है तो कम इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली जिसका सबमर्जेंस ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन नाउ एंटर। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अब एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर सबमर्जेंस कम है तो कम इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर पाएंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर पाएंगे तो करंट की वैल्यू कम रहेगी, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है एरिया ऑफ सबमर्जेंस इज द नेक्स्ट पैरामीटर which is affecting the internal resistance, and in which अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा। That means this is directly proportional, this is directly proportional, and this is inversely proportional। ये क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यही चीज आपने ना पहले पढ़ ली है, इसको तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, R इज प्रोपोर्शनल L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। एरिया ऑफ सबमर्जेंस के इनवर्स है और लेंथ के डायरेक्ट है। सो लेंथ पे डायरेक्ट है, एरिया ऑफ सबमर्जेंस के इनवर्स है। ये फार्मूला तो पहले आपने पढ़ा है ना, R इज इक्वल टू ρ L अपॉन A। तो ये तो बच्चों वाला फार्मूला है, सब जानते हैं। वही चीज यहाँ पर है, बस नाम बदल दिया है और कुछ नहीं। लेंथ को सेपरेशन कह दिया, एरिया को एरिया ऑफ सबमर्जेंस कह दिया।
कितना डुबा रखा है इलेक्ट्रोड को, पानी में नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, H2SO4। ठीक है, तो ये चीज अपन को समझ में आनी चाहिए। फटाफट बताओ। बताइए बेटा, क्लियर है कि नहीं? फटाफट फास्ट। सर यस, सर सेकंड वाला पॉइंट वापस बता दो। सेकंड वाला पॉइंट क्या है? एरिया ऑफ सबमर्जेंस। अगर कोई रॉड जो है, इलेक्ट्रोड जो है वो कम डूबा हुआ है और एक ज्यादा डूबा हुआ है, तो जो कम डूबा हुआ है उससे कम इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएंगे, जो ज्यादा डूबा हुआ है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएंगे। ठीक है, जो ज्यादा डूबा हुआ है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, जो कम डूबा हुआ है उससे कम इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो करंट की वैल्यू बढ़ गई, चार्ज बढ़ गया। अगर करंट की वैल्यू बढ़ गई तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए एरिया बढ़ाने पे, एरिया ऑफ सबमर्जेंस बढ़ाने पे रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिहेव करता है। कैसे बिहेव कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक और फैक्टर होता है यहाँ पर, concentration of the इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब आप लोग मुझे सोच के बताइए कि कॉन्सेंट्रेशन पे कैसा बिहेवियर देखने को मिल सकता है। सो मैं ये पहले दो तो हटाता हूं यहाँ पर, और आप लोग बताओ हाउ इट कैन बिहेव ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। नंबर 3, concentration of the electrolytic solution। ये नया है, लेकिन सोच के आप लोग बता सकते हैं क्या होगा यहाँ। You can easily tell. Yes, anybody can unmute and tell. सोच के बताओ। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Why? सर जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स का वो फ्लो भी बढ़ेगा, तो सर अगर लिक्विड में सर डेंसिटी ज्यादा होगी, लिक्विड की डेंसिटी मतलब ज्यादा होगी, तो मतलब वो कोलिजन ज्यादा करेगा, उस हिसाब से कोलिजन ज्यादा करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ा। यस सर। ठीक है, कितना लोग कहते हैं रेजिस्टेंस बढ़ा? How many people? Okay, very good, very good. Okay, भाई जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की अपन बात करें तो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इन इट। कॉन्सेंट्रेशन की अगर अपन बात करें तो इसमें हो क्या रहा है, आप ये देखिए खूब सारे, पहले कॉन्सेंट्रेशन कम था, बहुत कम मॉलिक्यूल्स पर डेसीलीटर mg पर लीटर में अपन कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, अपने मोल कंसेप्ट में पढ़ रखा हो। ठीक है, आपने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, दैट इन mg पर लीटर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, मतलब कितने मिलीग्राम्स पर लीटर हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये कॉन्सेंट्रेशन बताता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स वहां पर मौजूद है उस सॉल्यूशन के अंदर। अब आपका इलेक्ट्रॉन आया, एक लो कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन में आया, लो कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन में आएगा तो वहां पर कोलिजन्स कर पाएगा कम, वेरी इजीली यू कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। लेकिन अगर मैं देखूं हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन है, जहां पर खूब सारे मॉलिक्यूल है, जहां देखो वहां पर मॉलिक्यूल दिख रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, आके टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, हर डायरेक्शन में टकराता हुआ गया, तो जब सामने पहुंचेगा तो खूब बार कोलिजन्स करता जाएगा, क्योंकि जब जनता ज्यादा है ना, ऐसे समझो ना जैसे दिल्ली मेट्रो, बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों ने, जैसे दिल्ली मेट्रो है हमारे पास, काफी बच्चे घूमे भी होंगे, मुंबई लोकल्स को देखा होगा, इन सब की हालत जो होती है मेजर स्टेशन पे बहुत खराब होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जनता है, आप नॉर्मल जा ही नहीं सकते, आपको लोगों से टकराना पड़ेगा, तो वहां रेजिस्टेंस भी ज्यादा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेशन आता है दिल्ली मेट्रो के अंदर ही, राजीव चौक। ठीक है, राजीव चौक स्टेशन आता है, आप लोग जितने लोग दिल्ली गए भी हैं वो लोगों ने सुना हुआ भी होगा। तो वहां पर क्या है कि वहां पर पहली बात तो 2 मेट्रो लाइंस आके मिलती है, तो बहुत रश रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं।
ना फॉर एग्जांपल जैसे एक मेट्रो रुकी, अगर आपको उस मेट्रो में चढ़ना है तो आपको भीड़ के साथ जाना पड़ता है। अगर आप भीड़ के अगेंस्ट हो गए तो वो भीड़ आपको अपने साथ ले जाती है। ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर भी है। ठीक है, दरवाजे खुले, भीड़ एकदम से आई, आप लोग हो गया फिर काम। ठीक है, तो आपको वही चीज यहाँ पर भी ध्यान रखनी है। खूब सारी भीड़ थी, खूब सारे मॉलिक्यूल्स थे, खूब सारे एटम्स। ये खूब सारे मॉलिक्यूल्स और खूब सारे एटम्स यहाँ पर मौजूद होने के कारण इसका कंसंट्रेशन ज्यादा था। कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलने लगता है इनके बीच, तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल से कंसंट्रेशन ज्यादा था ना, मॉलिक्यूल ज्यादा थे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से टकराता है तो टकरा के अपनी एनर्जी को लूज कर देता है। दैट मींस वहां पर उसने रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व किया। किसकी मदद से? कंसंट्रेशन की मदद से। सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 हमारे फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। सभी बताइए, क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? फास्ट। बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है, और मैं बता रहा हूँ फ्री के नंबर हैं ये चैप्टर। एग्जाम में फ्री के नंबर हैं, एग्जाम में फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, तो आई थिंक यहां तक अपन को समझ में आया। किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम टर्मिनल पोटेंशियल पढ़ेंगे एंड ईएमएफ पढ़ेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ, ये 2 चीजें हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की। इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क। यस, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो फिर क्लास को खत्म करते हैं आज की। फिर से मिलेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में हम इसको और आगे लेके चलेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में बात करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप रिवाइजिंग। एंड आज आपको नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है? तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे। आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 50% चैप्टर इज ओवर। ठीक है, तो नोट्स अब आपको मिल जाएंगे, बड़े आराम से उसको सॉल्व करें। चलिए, ऑल द बेस्ट।